प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में अब जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह मुख्य रूप से बात करता है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं इस मॉड्यूल में, इस पड़ाव पर, वह नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि प्राकृतिक पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है, प्राकृतिक पर्यावरण किस तरह से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है और इसलिए इस आधार की रक्षा और इसका सुनियोजन हमारे लिए आवश्यक है। यद्यपि प्रकृति का अपना तंत्र है, वह इसको सुनियोजित भी करना जानती है, लेकिन हम एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में जिस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा ये उत्तरदायित्व होता है कि हम उस पड़ने वाले प्रभाव, हमारे जो नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर है, हमारे व्यावसायिक गतिविधि के जो नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर है, उसको कम करने की दिशा में कुछ सोचे और कुछ करें। तो इसी प्रक्रिया में हमने पिछले व्याख्यान में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और इसका क्या योगदान है व्यवसाय में, उसको समझने का प्रयास किया, आईएसओ स्टैंडर्ड को समझने का प्रयास किया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, पर्यावरणीय, इसको हिंदी में हम पर्यावरणीय अंकेक्षण कहते हैं। अंकेक्षण की जो अवधारणा है मूल रूप से अकाउंटिंग से निकल करके आती है। लेखाकर्म, बही खाता एवं लेखाकर्म की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में इसको देखा जाता है ऑडिटिंग को। तो अंकेक्षण का जो कार्य होता है वो बड़ा ही जिम्मेदारी वाला कार्य होता है और अंकेक्षण मूल रूप से चूंकि बही खातों को बनाया जाता है, अकाउंट्स को बनाया जाता है, तो उस बनाने की प्रक्रिया में मानवीय भूल या गलतियां होना बड़ी स्वाभाविक बात है। तो ऑडिटिंग उन सब गलतियों को चेक करती है, चेक करके उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिससे कि इसको ठीक किया जा सके और आने वाले समय में इस तरह की गलतियों से बचा जा सके। तो इसकी जो मूल अवधारणा है वह अकाउंटिंग लिटरेचर से निकल करके आती है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और उसका पर्यावरणीय दृष्टि से क्या रिलेवेंस है, क्या उसकी उपयोगिता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें 3 बिंदु है जिसको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे एनवायरमेंटल ऑडिटिंग या पर्यावरणीय अंकेक्षण में। सबसे पहला है किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग का किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक इसी तरह से इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है, और फिर इसके बाद इसके क्या कारण हैं एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर ले किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। तो अगर हम देखें तो पर्यावरण की सेफ्टी और इसकी जो अलग-अलग प्रभाव व्यवसाय के पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, वो उस बैकग्राउंड को हमने समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि यदि आप स्मरण कर पाए तो एक व्याख्यान में हमने व्यवसाय और पर्यावरण के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की चर्चा की थी, सहजीवन की चर्चा की थी। सहजीवन आधारित जो संबंध होता है किसी व्यवसाय और उसके पर्यावरण में, तो उसमें 3 तरह के सिम्बायोसिस को हमने अध्ययन किया था। मूल रूप से यह जीव विज्ञान की परिधि में आता है, लेकिन जीव विज्ञान से हमने इसको समझने का प्रयास किया था। तो उसमें जो तीसरी अवस्था होती है जिसको कहा जाता है पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में तो जो दोनों जीव होते हैं या दोनों एंटिटीज होती है वो लाभान्वित होती है, दोनों को कुछ ना कुछ लाभ होता है एक दूसरे से। उदाहरण के लिए फूल का खिलना, भंवरे के द्वारा फूल का खिलना उदाहरण के लिए अगर हम देखें, या जो हनी बी होती है, शहद चुनने वाली, परागकण चुनने वाली जो मक्खी होती है, वह जब फूल पे बैठती है तो वो फूल को खिलाने में सहायक होती है। उससे वो परागकण तो लेती है लेकिन उसी के साथ साथ उस फूल को खिला भी देती है। तो ये म्यूचुअलिज्म जैसा संबंध है, इसमें दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। जो मक्खी है उसे परागकण मिल रहे हैं और उसे मधु प्राप्त हो रहा है, और जो फूल है वह और बेहतर खिल रहा है।
तो ये म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म में दोनों ही अप्रभावित रहते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं आता। लेकिन जो तीसरी अवस्था है वह बड़ी सेंसिटिव अवस्था है, बड़ी ही संवेदनशील स्थिति बनती है, जब एक प्राणी या एक स्पीसी या एक एंटिटी दूसरे एंटिटी का शोषण करता है, लेकिन दूसरे एंटिटी को इससे लाभ तो नहीं मिलता लेकिन नुकसान अवश्य होता है। उदाहरण के लिए हम जोक को ले सकते हैं। जोक या लीच जिसको कहा जाता है, तो लीच जब हमारे हाथ या पैर में चिपक जाती है तो हमारे खून को अवशोषित करती है, उसको खींचने का कार्य करती है। तो वो तो लाभान्वित हो रही है हमारा रक्तपान करके, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा रक्त खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसको पैरासाइटिज्म कहा जाता है, पैरासाइट, परजीवत्व की अवस्था। तो मूल रूप से व्यवसाय भी तीन तरह के होते हैं, जो म्यूचुअलिज्म पर आधारित हो, कमेंसलिज्म पर आधारित हो, लेकिन सबसे भयावह स्थिति होती है जब वो पैरासाइटिज्म के सिद्धांत की तरफ आगे बढ़े। पैरासाइटिज्म का सिद्धांत कहता है कि कैसे हम लाभान्वित हो जाए, लेकिन हम दूसरा इससे लाभान्वित हो या ना हो, उसको हानि भी हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जब सोच होती है, इस तरह के जब व्यवसायिक सिद्धांत होते हैं, तो वे पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें समझने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, हर व्यवसाय समान रूप से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ होते हैं जो कम प्रभाव रखते हैं, कुछ बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कुछ अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का क्षेत्र हम ले लें, तो शिक्षा का पर्यावरण पर पड़ने नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें, तो सिवाय शिक्षा के मंदिर को बनाने के या किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल को बनाने के, उसको यदि छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव लगभग नगण्य से होते हैं। कंसल्टिंग की अगर हम बात करें, परामर्शदात्री सेवाओं की बात करें, तो उसका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव लगभग नगण्य सा है। प्रत्यक्ष रूप से हम बात कर रहे हैं, परोक्ष रूप से प्रभाव हो सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम है। ठीक इसी तरह से जो सेवाओं के क्षेत्र है, इसी तरह के उसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव देखा जाता है, नकारात्मक मूल रूप से। और कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे खनन की हम बात करें, माइनिंग की बात करें, हम ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें, ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस जो एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक इसी तरह से जो कोयले की खानें होती है, तो उनके प्रभाव बड़े प्रत्यक्ष रूप से और अधिक प्रभाव वाले कहे जा सकते हैं, जिनका प्रभाव पर्यावरण पे प्रत्यक्ष रूप से पड़ता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हमें इको सेंसिटिव और लेस इको सेंसिटिव इंडस्ट्रीज में हम इन दोनों को विभाजित करके देख सकते हैं, और जो अधिक सेंसिटिव है उनको हमें बड़े गहराई से समझना होता है कि कैसे उनके प्रभाव को अध्ययन करें और उसको कम करें। तो इस परिवेश में, इस बैकग्राउंड के साथ हम एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के इस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा, एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर्स, कुछ क्षेत्र, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव होती है। जैसे हमने ऑयल और केमिकल की बात की। उदाहरण के लिए अगर कोई केमिकल या पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, बहुधा पाया जाता है कि ये जो कंपनीज होती है वो किसी भी वाटर बॉडी के निकट अपने फैक्ट्रीज को स्थापित करती है। तो उसका उद्देश्य होता है क्योंकि उसमें जल का उपयोग अधिक होता है, और साथ ही साथ जो उसके इफ्लुएंट्स होते हैं उसको भी वो वाटर बॉडी में प्रवाहित करते हैं। यद्यपि इसके लिए प्रावधान है कि वे उस पानी को, जो दूषित जल है, उसका ट्रीटमेंट करके फिर किसी नेचुरल वाटर बॉडी में प्रवाहित करें, किंतु कॉस्ट सेविंग के लिए बहुधा ये देखा जाता है कि प्रायः वे बिना ट्रीट किए ही उस पानी को नेचुरल वाटर बॉडीज में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में प्रवाहित कर देते हैं। तो उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं कि जो उस जल का पारिस्थितिकी जो तंत्र है वह बुरी तरह से प्रभावित होता है। जलचर जीव है उन पर संकट बनाता है, और साथ ही साथ जो पानी की गुणवत्ता है वह भी प्रभावित होती है, वह आचमन योग्य नहीं रह जाता, वह पीने योग्य नहीं रह जाता। तो इससे हमने देखा कि कितने नकारात्मक प्रभाव उस स्थिति में बन रहे हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस की भी अगर बात करें तो उसके लाइफ साइकिल असेसमेंट अगर हम करें तो हम पाते हैं कि हर लाइफ साइकिल की हर स्टेज में ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रदूषण का कारक बन रही है।
तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि इस तरह के अन्य जो क्षेत्र है वे सभी एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर्स की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, और इस तरह के सेक्टर्स में काम करने वाली जो कंपनीज होती है उनके लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि वे एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के इस अवधारणा को समझे और उस पर काम करें। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये पर्यावरण के प्रति जो सुरक्षा संरक्षा का भाव है वह उसके प्रति उपभोक्ता से लेकर के नीति निर्माता और सभी सजग हो रहे हैं, और उनकी यह सजगता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक वेकअप कॉल है, जो ये बताती है कि उन्हें अगर ये आज नहीं कर रही है ये प्रैक्टिसेस, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ने के रूप में हो, या जो बढ़ते हुए प्रदूषण, अन्य तरह के प्रदूषण जो है उसके रूप में हो। हर तरह से हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो ऋतु विपर्यय हमको देखने को मिल रहा है, सीजन्स का जो चेंज हो रहा है, वो भी एक खतरे की घंटी के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए यदि जो कंपनीज आज इसको नहीं कर रही है, भविष्य में उनके लिए ये मैंडेटरी होने वाला है। इसीलिए भावी प्रबंधकों को और जो वर्तमान में छात्र है उनको इसकी समझ होना नितांत आवश्यक है। इसी अवधारणा के साथ हम अब एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के इस अवधारणा को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे कि जब से एनवायरमेंटल ऑडिटिंग का इस तरह से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया, तो ये जो ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बड़ी तेजी से फैला, और साथ ही साथ इसके कुछ अप्रोचेस और इसकी कुछ तकनीक को विकसित किया गया। अब इसमें कुछ फैक्टर्स है, कुछ कारक है जो जिनकी समझ हमें होना चाहिए कि किस तरह से इन कारकों ने एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में मदद की। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो अक्सर देखा जाता था कि जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर्स है या इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स थे वो बहुत अधिक थे। उदाहरण के लिए खनन के क्षेत्र की अगर बात करें, माइनिंग की बात करें, तो माइंस में बहुत गहरे में मजदूर अपने कार्यों को कर रहे होते हैं, और किन्हीं कारणों से एकाएक यदि वो खदान धसक जाए तो उनके जीवन पर संकट आ जाता है, और कई बार वे अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि इसकी संवेदनशीलता कितनी है, और इसलिए हमें सतत इस पर कार्य करना चाहिए जिससे कि किसी का जीवन संकट में ना आए। ये केवल एक उदाहरण हुआ। ठीक इसी तरह से अन्य तरह की परिस्थितियां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के समक्ष बनती है जिससे कि उन्हें अपने आप को बचाना होता है। तो ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इसका पहला फैक्टर है। ठीक इसी तरह से रेगुलेटरी डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो सरकारी स्तर पर देखें तो कई प्रयास हुए हैं, कई नीतियां बनी हैं जिसके तहत एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए तो ये नितांत आवश्यक हो गया है कि वे ऑडिटिंग करें। तो इसलिए करें क्योंकि अब ये शासकीय स्तर पर आवश्यक हो गया है। ठीक इसी तरह से लोगों की जो अवेयरनेस है, लोग काफी सचेत हो गए हैं इस बात को लेकर कि पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, तो उसका उपयोग कितना, कैसे, क्यों करना है, इसको लेकर के इसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा का भी योगदान है कि वे पर्यावरण के प्रति अब अधिक सजग दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं कि लिटिगेशन की, कि कई बार उन्हें कानूनी केसेस का भी सामना करना पड़ता है अगर वे ऑडिटिंग नहीं करते हैं तो ये सब कारक है जिनसे जो एनवायरमेंटल ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। ठीक इसी तरह से आप समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये है क्या। हमने इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला, हमने इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास किया कि क्यों इसकी आवश्यकता आन पड़ी। अब जानेंगे कि एनवायरमेंटल ऑडिट है क्या।
तो सबसे पहले वर्ष 1989 में 1989 में इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने एनवायरमेंटल ऑडिटिंग नाम का एक दस्तावेज प्रकाशित किया, एक पेपर प्रकाशित किया। और उस पेपर के अनुसार अगर हम बात करें कि ये क्या है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, तो देखें तो ये एक प्रबंधकीय टूल है जिसमें सम्मिलित है किसी भी चीज का क्रमबद्ध, दस्तावेजीकृत, समय परक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, जो कि ये इसका विश्लेषण करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका प्रबंधन कैसा है, कौन से इक्विपमेंट वे प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वे इक्विपमेंट किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जिससे कि ये जो पर्यावरण को सेफगार्ड किया जा सके, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। तो मूल रूप से इस तरह से इसको परिभाषित किया जाता है। और इसके दो मुख्य पहलू हैं। उन पहलुओं में सबसे पहला है मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रैक्टिस, कि किस तरह से एनवायरमेंटल प्रैक्टिस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, तो उस पर एक सहायक होता है। और साथ ही ये बात करता है कंप्लायंस विद कंपनी पॉलिसीज इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने की। तो इन दोनों पहलुओं पर ये प्रकाश डालता है। साथ ही यूरोपियन कमीशन ने अपने रेगुलेशंस में आईसीसी की इस डेफिनेशन, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की इस डेफिनेशन को या परिभाषा को एज इट इज स्वीकार किया है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की, इसके क्या उद्देश्य है, क्यों इसको लाया गया। तो इसका अगर सामान्य रूप से देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प सेफगार्ड द एनवायरनमेंट एंड मिनिमाइज द रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, कि ये सहायक होता है, मूल रूप से ये सहायक होता है पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से रक्षा करने में। तो जैसा कि हमने कहा कि ये केवल सहायक है, न कि ये कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो ये एक टूल है जो सहायता करता है। अब इसके अगर मूल उद्देश्यों की चर्चा करें, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग क्यों किया जाता है, तो सबसे पहला ये सुनिश्चित करने के लिए कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा लागू किया गया है, किस तरह से वह कार्य कर रहा है, उसकी प्रभावशीलता क्या है और कितनी संजीदगी से उस पर कार्य हो रहा है किसी संगठन में। साथ ही जो इक्विपमेंट और जो परफॉर्मेंस है वह कैसा है, जो इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जा रहे हैं वह कितने सुदृढ़ है और किस प्रकार वे कार्य कर रहे हैं। दूसरा, ये वेरीफाई करने का कार्य करता है कि जो नेशनल, लोकल और जो दूसरे लॉज और रेगुलेशंस है, जो कानून है, जो वैधानिकी है, उसका अनुपालन किस प्रकार एक संगठन कर रहा है, उसको वेरीफाई करता है। तीसरा, ये बात करता है कि जो ह्यूमन एक्सपोजर है, तो उसकी वजह से जो पर्यावरण पर, मानवीय स्वास्थ्य पर जो जोखिम आ बनता है, उसको किस प्रकार मिनिमाइज किया जा सके, किस प्रकार उसको कम किया जा सके। ये तीन मूल उद्देश्य है जिस पर एनवायरमेंटल ऑडिटिंग काम करता है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री को या व्यवसाय को स्थापित करने के लिए क्लियरेंस, जो परमिशन लेनी होती है किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को, विशेष रूप से तब जब वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव सेक्टर या इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। तो उस स्थिति में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उन स्टेप्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला स्टेप है जहां पर आपको एक कंसल्टेंट या परामर्शदाता की सेवाओं को लेना होता है, हायर करना होता है, जो कि आपके नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन को लिए हो और उसमें अपनी हनक रखते हो। ठीक इसी तरह से दूसरी स्टेप है साइट सिलेक्शन। जिस भी साइट पर हम अपने इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं उस साइट का चयन, और फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि जिस साइट पर या जिस स्थान पर हम अपनी फैक्ट्री या अपनी यूनिट को, इंडस्ट्रियल यूनिट को लगाने जा रहे हैं, उस पर
उसके जल, थल और वायुमंडल पर क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारी उस व्यवसायिक गतिविधि के, उसका अध्ययन जो होता है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाता है। तो वो असेसमेंट करना होता है और इस असेसमेंट को कम किया जा सकता है मिटिगेशन प्लान के माध्यम से। उदाहरण के लिए एक कंपनी है जिसको टाटा इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। तो ये कई तरह के उत्पाद बनाती है, इनमें लेदर प्रोसेसिंग से लेकर अन्य अलग तरह के उत्पाद भी बनते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये जो भी उसमें पानी का प्रयोग करते हैं, टाटा इंटरनेशनल अपने ऑपरेशंस में जितने भी पानी का प्रयोग करते हैं, तो उस पानी को उपयोग करने के बाद वो फिर से रिसाइकल करते हैं और उस पानी को इतना शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं कि उसको पिया भी जा सके। अर्थात चमड़े को धोने के बाद जो गंदा पानी निकल रहा है उसको पुनः वो इतना प्योर करते हैं कि उसी पानी को आप पी भी सकते हैं। तो अब ये एक छोटा सा कदम देखने में तो लगता है, लेकिन अगर आप देखें तो जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां पर इस तरह के कदम बड़े ही साहसिक होते हैं और बड़े ही लाभकारी होते हैं। तो मूल रूप से टाटा इंटरनेशनल ने जब अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया तो उन्हें लगा कि जल का प्रयोग कहीं ना कहीं उनके कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल के मैकेनिज्म के तौर पे नहीं बल्कि एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इसको अपनी प्रैक्टिस का एक पार्ट बनाया। तो इससे हमें पता लगता है कि मिटिगेशन प्लान की क्या आवश्यकता है। तो प्रभावों को कम खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम अवश्य किया जा सकता है। इस उदाहरण से हमने समझने का प्रयास किया। अगला जो स्टेप होता है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद, अप्लाई फॉर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो जो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है इसको विशेष रूप से इसकी आवश्यकता तब होती है जब हमारा जो प्लांट है या हमारी जो फैक्ट्री है किसी ऐसे स्थान पर लगने जा रही है जहाँ की कोई स्थापित फॉरेस्ट एरिया हो या जंगल हो। उस जंगल को विस्थापित करके हम अपनी फैक्ट्री को लगा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें एनओसी लेना होता है, जिसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि जो एजेंसीज है उससे उन्हें क्लियरेंस लेना होता है। तो यदि ये लिया गया है तो ऑडिटिंग में इसका भी विश्लेषण किया जाता है, और यदि नहीं लिया गया है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। तो अगला स्टेप जो है, पांचवा स्टेप, जिसमें हम कहते हैं पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन मूल रूप से जो वहां पर आसपास में रहवासी जो लोग हैं, आसपास जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उनसे जो स्टेक होल्डर कहा जा सकता है, तो उनसे हमें उनके कंसर्न समझने का प्रयास करना पड़ता है और जो भी भावी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट की वजह से, उस पर हमें उनसे चर्चा करनी होती है और चर्चा करके वो उन सारे आइडियाज को जुटाना होता है। अब सभी ए और B1 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स जो लिए जा रहे हैं वो सारे पब्लिक कंसल्टेशन से स्थापित होते हैं। कुछ अपवाद है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट उनको छोड़ करके देखा जाए तो ये सारे मेंबर उसमें सम्मिलित होते हैं। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला स्तर पर कार्य करता है, जिला विकास प्रशासन। साथ ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि हर राज्य में स्थापित है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसकी स्थापना हुई है। ठीक इसी तरह से तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो हर स्टेट में केंद्र के कानून के तहत स्थापित जो डिपार्टमेंट्स है वह एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो उसको क्लियरेंस के लिए काम करता है। ठीक इसी तरह से तालुका स्तर पर अगर इस तरह का कोई है, अगर वो जो फैक्ट्री लगनी है वो किसी ग्राम पंचायत के अधीन है तो उसका सम्मिलित होना भी आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह से वहाँ के कुछ सीनियर सिटीजन्स की का वे भी सम्मिलित होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं किसी भी जिले के जिलाधीश जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं इस पब्लिक कंसल्टेशन की कमेटी में। अब छठवां जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट सबमिशन।
तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एक तैयार करनी होती है। इसमें ये सारी बातों का जिक्र करना होता है, पब्लिक कंसल्टेशन से लेके जो भी हमने पिछले स्टेप्स में किया वो रिपोर्ट का पार्ट बनते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक क्लियर एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग डिटेल्स होनी चाहिए, और जो एनओसी हमने पिछली स्टेप में बात किया उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। 7वें स्टेप में हम एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी गठित करते हैं, और वो उसका काम होता है जो इन सब चीज़ों को एक बार स्वतंत्र रूप से रिव्यू करें। और जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो इस दिशा में काम करता है। और इस तरह की क्लियरेंस और इस तरह की जो भी परमिशंस किसी भी फैक्ट्री, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन में आते हैं, तो उसकी स्थापना के लिए यहाँ पर इनको अप्लाई करना होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रपोजल्स की स्थिति है, जिस समय हमने ये स्क्रीनशॉट लिया तो उस समय मेंबर सेक्रेटरी के पास लगभग कंप्लीट आवेदनों की संख्या 3940 थी, जिसमें से ईसी की परमिशन एक की अवेटेड है। नंबर ऑफ केसेस विच आर टू बी टेकन टू ईएसी ये 4 है। ऐसे ही अलग अलग उसमें उसको बांटा गया है। ईएसी के कुछ रिकमेंडेड प्रपोजल है, उसकी संख्या ये है। तो इस तरह से जो भी इसके लिए करना होता है, ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से व्यवसाय का उपयोग करके और अपनी एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार एनवायरमेंटल ऑडिटिंग व्यवसाय के जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके प्रभावों को अध्ययन करने का प्रयास करती है, और जहाँ भी उसमें कोई डिविएशन देखने को मिलता है, कोई विचलन देखने को मिलता है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है इस विषय पर भी प्रकाश डालती है। तो जैसा कि हमने पाया कि अकाउंटिंग की विधा से निकल करके आई अंकेक्षण की प्रक्रिया, ऑडिटिंग की प्रक्रिया अब एक सर्वजनीन प्रक्रिया के रूप में स्वीकार्य है, और पर्यावरण के संदर्भ में भी इसका बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिटिंग का भी ये कार्य करती है। तो इस तरह से हमने इसको समझने का प्रयास किया, और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में क्या कार्य हो रहे हैं उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो संक्षेप में हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा कि किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण व्यवसाय को प्रभावित करता है और व्यवसाय प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, और ये संबंध जो अन्योन्याश्रित संबंध है वह किन आधारों पर बनता है और किन आधारों से वह बेहतर हो सकता है, और किन बातों का ध्यान रख करके इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। पैरासाइटिज्म के इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया जा सकता है, जिससे कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर व्यवसाय अपनी जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति भी उतनी ही समझे जितने कि वे लाभ के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।